हमारे घर में एक सख्त नियम है, सूरज ढलने के बाद अगर कोई मेरा नाम पुकारे तो जवाब नहीं देना। आज रात पड़ोस की शांति चाची आंगन के बाहर खड़ी होकर मुझे बुला रही थी। कह रही थी कि मेरे लिए ताजा बने हुए महुए के लड्डू लाई हैं। मेरे पापा ने दरवाजे के पीछे रखा हुआ बड़ा चाकू उठाया और सीधे बाहर दौड़ पड़े। शांति चाची इतनी डर गईं कि अपनी टोकरी वहीं गिराकर लंगड़ाते हुए अपने घर भाग गई। मेरी माँ ने मेरा मुंह कस कर दबा लिया और एक कटोरी काले पानी की, जिसमें राख मिली हुई थी, जबरदस्ती मेरे गले में उतार दी। जब मैं होश में आई, पूरा गांव आग की रोशनी में डूबा हुआ था। माँ, क्या हुआ? शांति चाची। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस कांप रही थी। उन्होंने मेरी हथेली पर उंगली से लिखा, बाहर मत देखना, आवाज मत करना। कार की खिड़की के बाहर चांदनी बहुत ही फीकी और डरावनी लग रही थी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा साया कार की खिड़की से चिपका हुआ था। वो हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था, जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मीटर पर स्पीड 140 थी, लेकिन वो चीज पीछे नहीं छूट रही थी। पापा, वो क्या है? आंखें बंद कर लो। अचानक मेरी माँ जोर जोर से कांपने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फिर तुरंत सामने देखने लगी। उनके नाखून मेरे हाथ में धंस गए। कुछ देर बाद वो साया हल्का पड़ने लगा। गाड़ी के अंदर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। छूट गया क्या? नहीं, वो इंतजार कर रहा है। मैंने पीछे देखा, वहाँ एक गहरा जिंदा सा हिलता हुआ अंधेरा था। अचानक मुझे याद आया, ये पहली बार नहीं है जब हमने कोई घर जलाया हो। जब से मुझे होश है, हम हमेशा भागते ही रहे हैं। किसी भी जगह 6 महीने से ज्यादा नहीं रुके। मैंने 7 बार स्कूल बदला। मेरा कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि सूरज डूबने से पहले घर आना जरूरी होता था। मैंने एक बार माँ से पूछा था, हम बार बार घर क्यों बदलते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा का ट्रांसफर होता रहता है। अब समझ आ गया, वो झूठ था। पेट्रोल कम है, वो बहुत पास आ गया है। माँ ने पापा की तरफ देखा। दोनों ने आंखों आंखों में बात की। आगे एक ढाबा / रुकने की जगह है, मैं उसे भटकाने जाती हूँ। वो तरीका पहले काम कर चुका है, अब भी करेगा। कोशिश करनी पड़ेगी। माँ ने अपना दुपट्टा कोट उतार दिया। अगले रुकने वाली जगह पर उन्होंने मुझे पकड़कर फिर से एक कटोरी पानी पिला दिया। मैं बेहोश हो गई। आखिरी चीज जो याद है, गाड़ी का दरवाजा खुलना और एक अजीब मीठी हवा। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। हम एक पुरानी वैन में थे जो किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। माँ कहाँ है? पीछे। माँ पीछे पड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे एक रात में 20 साल बूढ़ी हो गई हूँ। उनका दायां हाथ पट्टी से बंधा था, जिससे खून रिस रहा था। कल रात वो क्या था? तुमसे मतलब नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। मैं और पूछना चाहती थी, लेकिन पापा की आंखों ने मुझे रोक दिया। वो चीज इतनी डरावनी थी कि मेरे माँ बाप सालों से भाग रहे थे, फिर भी सच नहीं बता रहे। मेरा एक छोटा भाई भी था, सोनू। वो मुझसे 3 साल छोटा था, बहुत चंचल, बिल्कुल चिड़िया जैसा, हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता। दीदी दीदी। वो हमेशा सबसे बड़ा टॉफी का टुकड़ा मुझे देता था। कहता था, अगर हम कभी अलग हो गए तो इस टॉफी के रैपर से बात करना, मैं सुन लूंगा। वो मर गया जब मैं 9 साल की थी। माँ पापा ने कहा वो पहाड़ से गिर गया, लेकिन अंतिम दर्शन के समय मैंने देखा उसका दायां हाथ गायब था और वो चोट गिरने जैसी नहीं थी, जैसे किसी चीज ने उसे नोच लिया हो। उस दिन के बाद हमारे घर में कभी हंसी नहीं आई। राजेश, कहाँ जा रहे हैं? काला पहाड़ गाँव, 800 किलोमीटर दूर। आज रात नहीं पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँचे तो भी जाना पड़ेगा, वहीं सुरक्षित है। काला पहाड़ गाँव, ये नाम सुनकर मुझे अजीब सी शांति मिली। वहाँ एक आदमी रहता है जो हमारी मदद कर सकता है। गाड़ी में बैठने से पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे हवा की सरसराहट। दीदी, छिप जाओ, अंधे बाबा से बचकर रहना। मेरा पूरा शरीर जम गया। ये आवाज थी पायल की, मेरी इकलौती दोस्त, जो 5 साल पहले जंगल में किसी चीज द्वारा घसीट कर ले जाई गई थी। माँ, मैंने अभी पायल की आवाज सुनी। वो कह रही थी, अंधे बाबा से बचना। ये सब पायल की मौत से जुड़ा था और इन 15 सालों की हमारी भाग दौड़ से भी जुड़ा था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने रियर मिरर में देखा एक सूखा कंकाल जैसा हाथ धीरे धीरे गाड़ी के नीचे से वापस खिसक रहा था। उसके नाखून काले थे, बहुत लंबे, छोटे छोटे मुड़े हुए दरांती जैसे। हिलती हुई गाड़ी में ही मुझे नींद आ गई। सपने में मैं वापस पहुंच गई अपने 12 साल की उम्र के उस गर्मी के मौसम में। पायल, जब मैं पीपलपुर गांव में नई नई आई थी, वही मेरी एकमात्र दोस्त बनी थी। वो बहुत निडर थी, थोड़ी जंगली सी, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी छोटी बनाए रखती थी। वो मुझे गांव के पीछे पहाड़ी पर बने एक पुराने छोड़े हुए भट्टे में ले गई। उसने कहा, वहाँ एक देवता रहता है, अगर उसे कुछ चढ़ाओ तो मनोकामना पूरी होती है। मैंने चुपके से मम्मी का खरीदा हुआ खुशबूदार रबर वहाँ रख दिया। अगले ही दिन वो सच में मेरे लिए फल वाली टॉफियां ले आई। वो टॉफियां सिर्फ धूप में ही चमक रही थी। उस रात उसने कहा, अंधे बाबा के खेत के तरबूज पक गए हैं, चलो चोरी करते हैं। असल में वो सच में अंधा नहीं था, बस उसकी एक आंख पर सफेद पर्दा था। उसका खेत गांव के पश्चिम में था, जहाँ एक टूटा फूटा घास का झोपड़ा बना हुआ था। हम झुककर अंदर घुस गए। पत्थर से एक तरबूज तोड़ा, रेतीली मिट्टी में उगा हुआ, इतना मीठा कि चिपक जाए। फिर उसने कहा, कुएं में और भी बड़े ठंडे तरबूज रखे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से बाल्टी खींची, लेकिन वो हाथ से छूटकर वापस कुएं में गिर गई। छपा, कौन है वहाँ? हरामखोरों! पायल चिल्लाई, छिप जाओ, अंधे बाबा से बचो। मैं घास के ढेर में छिप गई। पायल बाहर की तरफ भागी। अंधे बाबा ने 2 कदम उसका पीछा किया, फिर धीरे धीरे वापस मुड़ गए। अचानक उन्होंने एक डरावनी चीख मारी। मैंने झांक कर देखा, अंधे बाबा जमीन पर बैठे थे, कांपते हुए आगे की तरफ इशारा कर रहे थे। उनके गले से अजीब जैसी आवाज निकल रही थी। चांदनी में एक काला साया पायल को घसीटते हुए पहाड़ की तरफ ले जा रहा था। उसकी एक चप्पल गिर गई थी और उसके उंगलियों ने जमीन पर खून के 5 निशान खींच दिए थे। मैं भागकर गांव गई और लोगों को बुलाया। बड़े लोग मशाल लेकर पहाड़ की तरफ गए। इतनी दूर तो कोई नहीं ले जा सकता। जब उन्होंने पायल को एक गुफा में पाया, उसका सिर्फ आधा शरीर बचा था। उस रात ही माँ पापा मुझे लेकर वहाँ से भाग गए। बाद में मैंने सुना उन्होंने पायल के परिवार को पैसे दिए, कहकर ये मुआवजा है बेटा, सर्विस एरिया आ गया। मैंने आंखें खोली, फिर से रात हो चुकी थी।
हम एक पहाड़ी रास्ते के सर्विस एरिया पर थे। कुछ बड़े ट्रक खड़े थे। ड्राइवर लोग आग के पास बैठकर मैगी खा रहे थे। भाई, परिवार के साथ रात में सफर, कहाँ जा रहे हो? गाँव, रिश्तेदारी में। आओ सिगरेट लो। पापा ने सिगरेट ली और पूरा पैकेट ही उन्हें दे दिया। ड्राइवर लोग खुश हो गए। एक दाढ़ी वाला अंकल मुझे एक सॉसेज देते हुए बोला, ले बेटी, असली वाला है। धन्यवाद अंकल। मैं वॉशरूम की तरफ गई। एक ट्रक के पास से गुजरते वक्त मैंने देखा पहिए के पीछे कोई छोटा सा साया बैठा था, पत्थर से कुछ तोड़ रहा था। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, बस कुछ गहरे लाल रंग की बूंदें जमीन पर जमी हुई थी, जो अब काली पड़ चुकी थी। जब मैं वापस आई, मेरी पानी की बोतल के नीचे एक सूखा हुआ महुए का पत्ता दबा हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था वहाँ पहले कुछ भी नहीं था। हम तीनों ड्राइवरों के साथ उस अस्थायी टीन शेड में बैठे थे। पापा उन्हें सिगरेट बांट रहे थे और वो लोग अपने लंबे सफर की कहानियां सुना रहे थे। माँ चुपचाप सिर झुकाकर बैठी थी, उनकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। मुझे पता था उन्हें गिल्ट हो रहा था। हम दूसरों की मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहे थे, खतरे को उनसे दूर रखने के लिए। ये गलत था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो चीज भीड़ से डरती है और ज्यादा लोगों की जीवित ऊर्जा से भी। एक ड्राइवर बोला, पिछले साल मैंने सड़क के बीच में एक लाल कपड़े वाली औरत देखी। वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मेरे गुरु ने कहा था रात में कभी मत रुकना, तो मैं निकल गया। जब मैंने रियर मिरर में देखा, वहाँ कोई औरत नहीं थी, बस एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे बिजली ने फाड़ दिया था। मेरे ट्रक में ताबीज लटका है, तुम लोग भी रखो। दूसरा ड्राइवर, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, क्या तुमने भी देखा है? एक काला साया जो बहुत तेज भागता है, जिससे कितनी भी तेज भागो छूटता नहीं। पापा के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक हवा में ही रुक गई। उस ड्राइवर ने उनके चेहरे का रंग देखा और तुरंत हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं, रहने दो। मैंने कुछ नहीं कहा। उस चीज से पंगा मत लो, दिन में किसी जानकार आदमी को दिखा देना। हमने खाना पीना खत्म कर लिया था। लोगों की मौजूदगी से थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। पापा मुझे लेकर टॉयलेट गए। जब हम बाहर आए तो माँ कहीं दिखाई नहीं दी। हमने चारों तरफ ढूंढा, तभी एक ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। हम दौड़कर वहाँ पहुँचे। माँ ट्रक के नीचे लेटी हुई थी, ठीक उस जगह जहाँ ड्राइवर की नजर नहीं जाती। उनकी आंखें गाड़ी के नीचे के अंधेरे में टिकी हुई थी, हाथ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था और वो बड़बड़ा रही थी, सोनू, माँ तुम्हें बाहर निकाल रही है, डर मत। मैं सन्न रह गई। सोनू तो कब का मर चुका था। नहीं मरा, मेरा सोनू नहीं मरा, वो नीचे फंसा हुआ है। ड्राइवरों ने मिलकर उन्हें बाहर खींचा। होश में आने के बाद उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बार बार माफी मांगने लगी। दाढ़ी वाले अंकल बोले, भाई, तुम लोगों ने किसी बुरी चीज को छेड़ दिया है, अब भगवान ही बचाए। हम फिर से रास्ते पर निकल पड़े। माँ पीछे की सीट पर कांप रही थी। पापा दांत भींचे हुए गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी की स्पीड लगातार 120 से ऊपर थी। अब भी 600 किलोमीटर बाकी है। वो हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। जैसे ही पापा ने ये कहा, नेविगेशन अचानक तेज करंट जैसी आवाज करने लगा और बंद हो गया। बाहर न जाने कब से घना कोहरा छा गया था, इतना घना जैसे दूध फैल गया हो। पापा ने फॉग लाइट ऑन की, लेकिन सामने 5 मीटर भी नहीं दिख रहा था। ऑफलाइन मैप भी अटक गया। पापा, हम एक ही जगह घूम रहे हैं। इस पेड़ को मैं 3 बार देख चुकी हूँ। मैंने सड़क किनारे एक टेढ़े मेढ़े पुराने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। उसके तने में एक बड़ा सा छेद था जो किसी खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था। पापा का चेहरा बदल गया। वो हमें पकड़ चुका है। ये कोहरा उसी का जाल है। पापा ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी चीज में फंस गई हो। पैडल पूरा दबाने पर भी स्पीड सिर्फ 40 ही थी। रियर मिरर में वो काला साया फिर से दिखाई दिया। कोहरे के अंदर कभी दिखता कभी गायब होता। वो बहुत ऊंचा था, जैसे कोई खड़ा हुआ भालू, लेकिन भालू इतना दुबला और लंबा नहीं होता। वो पहाड़ पर था। पास की पहाड़ी पर एक काला साया झुका हुआ बैठा था। चांदनी उसकी आकृति को साफ दिखा रही थी। झुकी हुई पीठ, बहुत लंबे हाथ, नीचे झुका हुआ सिर, जैसे वो कुछ देख रहा हो। अचानक उसने सिर उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी। ये सब भ्रम है, भीड़ में वो अंदर नहीं आएगा। तभी सामने एक सर्विस एरिया की लाइट दिखाई दी। पापा ने जोर जोर से हॉर्न बजाया और गाड़ी अंदर घुसा दी। पार्किंग में कई ट्रक खड़े थे। ड्राइवर सामान उतार रहे थे। चारों तरफ शोर था। डीजल की तेज बदबू फैली हुई थी। हम भागकर 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर में घुसे। अंदर गर्मी थी, तेज रोशनी थी। माँ कुर्सी पर गिरकर बैठ गई। पापा गर्म पेय लेने चले गए। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। कोहरे में कुछ हिल रहा था। बहुत सारी छोटी छोटी परछाइयां, जैसे छोटे बच्चे दौड़ रहे हों। वो जमीन से चिपक कर एक गाड़ी के नीचे से दूसरी के नीचे जा रहे थे। अचानक उनमें से एक खिड़की के पास रुक गया। उसने सिर उठाया। वो बच्चे का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पीली थी और पुतली सीधी लाइन में थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। उस जीभ पर एक छोटा सा हाथ उगा हुआ था। उस हाथ की 5 उंगलियां फैलकर सीधे कांच पर चिपक गई। मैं चीखते हुए पीछे हटी और शेल्फ से टकरा गई। जब मैंने फिर देखा, बाहर सिर्फ कोहरा था, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? वो वहाँ कुछ था। पापा ने बाहर देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें समझ आ गया था, हम यहाँ फंस चुके हैं। जब तक कोहरा नहीं हटेगा हम बाहर नहीं जा सकते, और जब कोहरा हटेगा तब तक रात हो जाएगी। माँ बोली, राजेश, फोन करो, सिर्फ वही हमें बचा सकता है। पापा बोले, तुम्हें यकीन है? तुमने कहा था अब कभी उसकी मदद नहीं लेंगे। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा कोने में गए और एक नंबर मिलाया। कुछ देर बाद की वापस आकर बोले, 2 और सर्विस एरिया पार करने होंगे। वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है। आगे का रास्ता उम्मीद से ज्यादा आसान था। कोहरा हट गया, चांदनी साफ थी। नेविगेशन फिर से काम करने लगा। हमने लगातार 2 सर्विस एरिया पार किए। कोई भी परेशानी नहीं हुई। दूसरे सर्विस एरिया का नाम था पीपल घाट। ये एक घाटी में बना हुआ था, जहाँ सिर्फ कुछ पीली सी मध्यम लाइटें जल रही थी। हमने गाड़ी पार्क की, लेकिन वहाँ वो आदमी नहीं दिखा। पापा बोले, वो खुद सामने आएगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। हम टॉयलेट गए। जब वापस आए तो देखा गाड़ी का आगे वाला दरवाजा
दरवाजा खुला हुआ था। एक आदमी जो सिर्फ एक पुरानी रुई की जैकेट पहने हुए था गाड़ी में बैठा हमारे ग्लव बॉक्स को टटोल रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, घनी दाढ़ी थी और उसके बाएं गाल पर एक लंबा निशान था जो भौं से शुरू होकर ठुड्डी तक जाता था। उसने बिना हमारी तरफ देखे कहा, राजेश तुम लोग 7 मिनट लेट हो। 7 मिनट उस चीज के लिए काफी होते हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। पापा चौंक गए। तुम ही हो? लोह बाबा, वो बोला। गाड़ी चलाओ काला पहाड़ घाट की तरफ, रास्ते में मत रुकना चाहे कुछ भी दिखाई दे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस आदमी के शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, पुराने तंबाकू और किसी जड़ी बूटी की, और उसमें हल्की सी वही गंध भी थी जो उस चीज में थी जो हमारा पीछा कर रही थी। लेकिन ये गंध अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी। लोह बाबा ने अपने कपड़ों से एक चमड़े की थैली निकाली, उसमें से कुछ काले गोल दाने निकाले। एक खुद खाया, बाकी हमें दे दिए। इसे मुंह में रखो, मत निगलना, ये तुम्हारी मानव गंध छिपा देगा। मैंने उसे मुंह में रखा। बहुत कड़वा था, मिट्टी जैसी गंध थी। लेकिन अजीब बात, उसे रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर नहीं रहा। वो बोला, जिस चीज से तुम लोग उलझे हो वो आसान नहीं है। पहाड़ी प्रेत शानश्याओ 3 पीढ़ियों तक बदला रखता है। आखिर तुम लोगों ने किया क्या है? पापा धीरे से बोले। 15 साल पहले वो आदमी अचानक चुप हो गया। उसने नाक से सूंघा जैसे कोई शिकारी कुत्ता हवा सूंघता है। अचानक उसने पापा के कंधे पर जोर से हाथ मारा। वो आ गया। इंजन की आवाज तेज हो गई। मैंने पीछे देखा, सड़क गायब हो रही थी। कोहरे से नहीं बल्कि जैसे कोई उसे खा रहा हो, और पीछे सिर्फ गहरा काला अंधेरा बच रहा था। उस अंधेरे में कुछ दौड़ रहा था, 4 पैरों पर, इतनी तेज जैसे बिजली। पीछे मत देखो, आगे देखो। मैंने सामने देखा। सड़क के बीच में एक इंसान खड़ा था, सफेद कपड़े, छोटे बाल। सोनू नहीं, वो सोनू नहीं है, वो नकली है। गाड़ी रोको राजेश, गाड़ी रोको। वो मेरी माँ थी, मेरा बेटा, मेरा सोनू। तुम्हारा बेटा मर चुका है, होश में आओ। माँ दरवाजा खोलने लगी। मैंने उन्हें कस कर पकड़ लिया। गाड़ी 100 की स्पीड में थी। अगर वो कूद जाती तो मर जाती। वो इंसान धीरे धीरे मुड़ा। वो सच में सोनू का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी, कोई सफेदी नहीं। उसने मुंह खोला, लेकिन अंदर जीभ नहीं थी, बल्कि काले रेंगते हुए बेल जैसे कुछ था। आंखें बंद करो, लोह बाबा चिल्लाए। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। मैंने सुना पापा की गुस्से भरी आवाज, माँ की चीख, और फिर एक जोरदार टक्कर। गाड़ी किसी चीज से टकराई, उछली और फिर जमीन पर गिरी। जब मैंने आंखें खोली, वो साया गायब था। विंडशील्ड पर सिर्फ एक बदबूदार गाढ़ा तरल बह रहा था। लोह बाबा बोले, ये उस प्रेत का भ्रम है। तुम जितना उस पर विश्वास करोगे वो उतना असली लगेगा, लेकिन वो तो सच में वो तुम्हारे अंदर का पछतावा है। वो उसी को खाता है। अचानक गाड़ी की छत पर जोर की आवाज हुई, जैसे कोई ऊपर कूद गया हो। फिर नाखूनों के धातु पर घिसने की आवाज, इतनी तेज कि कान चुभ जाए। छत अंदर की तरफ धंसने लगी। 5 नुकीले पंजों के निशान सीधे लोहे को चीरते हुए। वो मेरे सिर से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर थे। स्टीयरिंग संभालो, स्पीड कम मत करना। लोह बाबा ने अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला। उसका ब्लेड काला था और उस पर अजीब से मंत्र खुदे थे। उन्होंने जोर से छत में वार किया। धड़ाम, धातु के टकराने की आवाज आई। ऊपर जो भी था उसने एक अजीब चीख मारी। ना इंसान ना जानवर, जैसे कांच पर लोहे को रगड़ा जाए। गाड़ी जोर से हिलने लगी। पापा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पंजों के निशान गायब हो गए, लेकिन छत का गड्ढा अभी भी था। वो अभी के लिए चला गया है, लेकिन वापस आएगा। ये पहाड़ी प्रेत सबसे ज्यादा बदला लेने वाला होता है। जब तक ये मरेगा नहीं, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सुबह के 3 बजे हमें एक पुराना पत्थर दिखा। उस पर लिखा था काला पहाड़ घाट। गाड़ी जैसे ही उस पहाड़ के अंदर गई, हवा बदल गई। वो ठंडी डरावनी मौजूदगी अचानक गायब हो गई। चांदनी साफ हो गई। सड़क के किनारे पत्थरों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। दूर पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल उंगलियां आसमान की तरफ इशारा कर रही हो। लोह बाबा बोले, हम पहुंच गए। ये एक पवित्र जगह है। यहाँ 9 पहाड़ों का सुरक्षा चक्र है। वो प्रेत यहाँ अंदर नहीं आ सकता। पापा ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? वो धीरे से बोले, मैं इन पहाड़ों का रक्षक हूँ। मेरे गुरु इस जगह के आखिरी तांत्रिक थे। वो हमें पहाड़ के बीचों बीच एक पत्थर के घर में ले गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर जानवरों की हड्डियां टंगी थीं, कुछ जड़ी बूटियां और पुराने पीले पड़े ताबीज। चूल्हा जल रहा था, उस पर कोई तेज गंध वाली दवाई उबल रही थी। लोह बाबा बोले, अब बताओ 15 साल पहले तुम लोगों ने उस जंगल में क्या किया था? माँ पापा ने एक दूसरे को देखा। काफी देर तक चुप रहे। फिर पापा ने धीरे से कहा, हमने कुछ ऐसा मार दिया जिसे नहीं मारना चाहिए था। क्या? एक पहाड़ी प्रेत, और वो भी एक मादा प्रेत जो जुड़वां बच्चों से गर्भवती थी। लोह बाबा के हाथ रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया। उनकी आंखें डरावनी हो गईं। तुमने उसे खा लिया था? पापा ने सिर झुका लिया। हम जंगल में फंस गए थे, भूख से मरने वाले थे। लोह बाबा गुस्से में उठ खड़े हुए। तुम खत्म हो चुके हो। पहाड़ी प्रेत 3 पीढ़ियों तक बदला रखता है, और तुमने तो जुड़वां गर्भ वाली माँ को मारा है। ये खून का कर्ज है जो खून से ही चुकाया जाता है। वो कमरे में टहलने लगे। उनकी हड्डियों वाली माला आपस में टकराकर आवाज कर रही थी। ये प्रेत कोई आम जानवर नहीं होते। लंबे समय तक जीने के बाद इनमें चेतना आ जाती है। ये इंसानों को समझते हैं। उनकी इच्छाएं भी इनके लिए सबसे बड़ा नियम है। ना एहसान भूलते हैं, ना दुश्मनी। जिसे तुमने मारा वो इस पीढ़ी की माँ थी। 100 साल बाद पैदा हुए जुड़वां बच्चे। उसने तुम लोगों को भी जुड़वां बच्चे दिए ताकि तुम भी वही दर्द महसूस करो, बच्चों से बिछड़ने का दर्द। मैं सिहर गई। इसलिए सोनू कर्ज वसूलने आया था। एक कर्ज चुका, लेकिन एक अभी बाकी है। वो मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। जब तुम्हारा भाई मरा था तुम भी वहाँ थी, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। तुम पर उस अजन्मे आत्मा की छाया लग गई। उस प्रेत ने तुम्हें
आधा अपना और आधा दुश्मन मान लिया। अब वो तुम सबको एक एक करके धीरे धीरे कर्ज चुकवाएगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। घर छोटा था, हम तीनों एक साथ सो रहे थे। लौह बाबा बाहर पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते सुना। उनकी आवाज अजीब थी, जैसे कोई गाना हो या कोई पुराना मंत्र। सुबह होने से पहले मैं चुपके से उठी। मैंने देखा वो दरवाजे पर बैठे थे, चांद की तरफ देखते हुए सिगरेट पी रहे थे। चांदनी में उनके गाल का निशान सफेद चमक रहा था। मैंने पूछा, ये निशान? वो बोले, 20 साल पहले मेरे गुरु ने दिया। तुम्हारे गुरु? वो बूढ़े हो गए थे। उन्होंने सोचा इस प्रेत से समझौता कर लें, लेकिन उसने उनके चेहरे का आधा हिस्सा नोच लिया। तब मैं जवान था। गुस्से में मैं तलवार लेकर जंगल में घुस गया। मैंने एक प्रेत को घायल कर दिया और उसने 15 साल तक मुझे नहीं छोड़ा। हर साल सिर्फ एक रात वो मेरे घर के बाहर बैठता है, सुबह होते ही चला जाता है। मैंने पूछा, आप उसे मार क्यों नहीं देते? वो हंस पड़े। प्रेत को मारना आसान नहीं है, वो इस पहाड़ की ऊर्जा से बने होते हैं। अगर एक को मार दिया तो पूरे जंगल में बीमारी फैल जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली। और पहले गलती मेरी थी, मैंने उसे घायल किया। अब वो हर साल सिर्फ एक रात आता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये उसका नियम है और ये मेरा प्रायश्चित। हम बराबर हो गए। मैंने डरते हुए पूछा, तो हम भी क्या बराबर हो सकते हैं? लौह बाबा चुप हो गए, फिर बोले, तुमने जो मारा है वो माँ थी और वो भी जुड़वा। ये कर्ज बहुत भारी है। जब तक तुम उसे चुकाने को तैयार नहीं हो, लेकिन पैसे से नहीं, जान देकर भी नहीं, बल्कि समय और सच्चे मन से। मैंने पूछा, मतलब? वो बोले, प्रेत तुम्हारी मौत नहीं चाहता, वो चाहता है तुम समझो खोने का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है और सम्मान क्या होता है। तुम लोग यहाँ इस पहाड़ में 1 साल रहो, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, जंगल की सेवा करो, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। जब मैं कमरे में लौटी, माँ जाग रही थी। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वान्या, माफ करना, ये सब हमारी गलती है, तुम्हें इसमें नहीं फंसाना चाहिए था। मैंने उनका हाथ पकड़ा। माँ, मैं आपकी बेटी, कोई बोझ नहीं। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। उनका शरीर कांप रहा था। मैंने उनकी गोद में सिर रखा और सोचने लगी, सोनू, पायल और ये 15 साल की डर भरी जिंदगी। अगर 1 साल यहाँ रहकर सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता था ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी प्रेत का बदला सिर्फ समय से खत्म नहीं होता। इस जगह के नियम बहुत अजीब थे। सूर्योदय से पहले उठना होगा, मुख्य दिशा की तरफ 3 बार सिर झुकाना होगा, सूरज ढलने के बाद जोर से नहीं बोलना, कोई लाइट नहीं जलानी, सिर्फ खास तरह की राल जलानी, मांस नहीं खाना, किसी जीव को नहीं मारना, यहाँ तक कि चींटी को भी नहीं कुचलना। लौह बाबा बोले, ये शांत पहाड़ है, यहाँ सब कुछ तुम्हें देख रहा है। पहले हफ्ते हम उनके साथ जंगल में गए। उन्होंने हमें सिखाया कैसे उस प्रेत के निशान पहचानते हैं। 5 उंगलियों वाले पंजों के निशान, जिनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। इसका मतलब है उसके पिछले पैर बहुत ताकतवर है।